Good afternoon, my students. How are you all? Hope so you all are good, all are well. So class 10th, in our last video or in last turn, we completed the chapter how to organism reproduce. हमने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फ्यू डायग्राम्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. हमारा चैप्टर है आज चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं. आपका जो एनुअल एग्जाम्स है, एनुअल बोर्ड एग्जाम्स है, उसमें 3 चैप्टर आने हैं. हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज नेचुरल रिसोर्सेज. तो एज मच एज आई नो, मैं जो हमारा थर्ड चैप्टर है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, वो मैंने आपको हाफ ईयरली में ही करा दिया था ऑनलाइन क्लासेज में, तो मैं आपको उसको दोबारा नहीं कराऊंगी. आप उन्हीं वीडियोज़ को दोबारा देखिए. वो वीडियोज़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको वहीं से देख सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरी साइड से लास्ट चैप्टर है और उसके बाद आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस पेपर्स डेली सेंड करूँगी, आपको वो सॉर्ट आउट करके मुझे सेंड करने हैं. और अपनी प्रैक्टिस इस तरह से कीजिए कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं, तो आप उसमें ऑनेस्टली एग्जाम्स दे सके. एंड वन मोर थिंग, आपके प्री बोर्ड्स ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो सबसे बड़ी बात, इवोल्यूशन पार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस. इवोल्यूशन का जो पार्ट है वो कट हो चुका है. आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, हेरिडिटी पढ़ना है. क्या पढ़ना है बेटा, हेरिडिटी. हैव यू एनी आइडिया अबाउट हेरिडिटी? व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि हम उसका मीनिंग जान लें. उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है. अगर यही पता होगा तो हमारे लिए चैप्टर को पढ़ना, उसको समझना बहुत इजी हो जाएगा. तो बेटा अगर मैं हेरिडिटी की बात करती हूँ, हेरिडिटी का मतलब क्या है? अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिक. अनुवांशिक, ठीक है, ये किसका मतलब होता है, हेरिडिटी का. अब बात आती है कि हेरिडिटी का मतलब क्या है. हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स. ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम one generation to next generation. From one generation to next generation. ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों का क्या होना, ट्रांसफर होना. कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है बेटा, हेरिडिटी कहलाता है. तो ठीक है, हेरिडिटी इज आल्सो नोन एज इनहेरिटेड. इनहेरिटेड मतलब जो हेरिट हुआ है, जो पीछे से चलता आ रहा है, जो हमारे गुणों में, हमारे जीन्स में मौजूद है, उसको क्या कहते हैं हम, इनहेरिट या फिर हेरिडिटी. ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, हेरिडिटी. द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी. हेरिडिटी, देखो क्या कुछ लोग आपको बोलते होंगे आप अपने पापा के जैसे दिखते हैं, आप अपनी मम्मी के जैसे दिखते हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. क्योंकि ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट, तो जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट हुए हैं, वो ट्रांसफ़र हुए हैं आपके पेरेंट्स से. आपने, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिखते होंगे, या फिर आप में भी कुछ कैरेक्टर्स ग्रैंड पेरेंट्स जैसे होंगे. ऐसा क्यों है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेटा, जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं. देखो एक्चुअली होता क्या है, सपोज कीजिए ये डीएनए है. ठीक है, ये क्या है, डीएनए. डीएनए पे क्या लोकेट होते हैं, डीएनए पे होते हैं क्रोमोसोम्स. क्या होता है डीएनए पे, क्रोमोसोम्स. वेट, ठीक है, और इन क्रोमोसोम्स में मिलते हैं हमारे जीन्स. क्या मिलता है बेटा, क्रोमोसोम्स मिलते हैं जीन्स. ठीक है, यहाँ सब जगह क्या मिलेंगे, जीन्स मिलेंगे.
क्या होगा, जब पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए ट्रांसफर होगा तो डीएनए के साथ साथ क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होंगे और क्रोमोसोम के साथ साथ जीन्स भी ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो का क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय जीन्स। तो जीन्स को कैसे डिफाइन करोगे, क्या होते हैं जीन्स? दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जीन्स। हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, और कैरेक्टर्स की यूनिट मतलब कैरेक्टर्स बन किससे रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी की यूनिट क्या है, सेल है, तो ऐसे कैरेक्टर्स की यूनिट क्या होती है, जीन्स। जितने भी जीन्स हैं, हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब किस पे बेस होते हैं, जीन्स पे। हमारा बॉडी कलर कैसा होगा, बॉडी शेप, नोज शेप, नेल्स लेंथ, हमारी बॉडी की हाइट कितनी होगी, बॉडी वेट कितना होगा, आइज का कलर क्या होगा, हेयर्स का कलर क्या होगा, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, ये सब कुछ पे डिपेंड करता है, हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है कि हमें हमारे पेरेंट्स से क्या मिला है। जिस तरह के हमें जीन्स मिले हैं वैसे ही हमारा फिजिकल अपीयरेंस रहता है, और जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिले हैं, ठीक है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हमारे में कैरेक्टर्स नहीं आते। अगर हम खुद लाइफ टाइम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ अलग होती है, लेकिन जो जीन्स नहीं आए हैं, जो डिलीट हो गए हैं किसी वजह से, वो हमारे में अपीयर नहीं होते। ठीक है, तो जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर्ड इटसेल्फ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जीन्स ही क्या होते हैं, बेसिक यूनिट्स होती हैं। बात आती है जीन्स, साइंस एक वर्ड आएगा यहाँ पे बेटा, जेनेटिक्स, कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स का क्या समझते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about, in which we study about genes is called genetics। बायो की वो ब्रांच, बायो का वो हिस्सा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक्स कहते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कुड बी साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल। साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल है जो कि क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इन्होंने सबसे पहली बार जीन्स के बारे में बताया था कि जीन्स जैसा भी कुछ होता है। उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो ये बहुत एक वाइड डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे भी बेस्ट दिया था। जीन्स जैसा कुछ है, कुछ ऐसा है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। इसकी जो स्टार्टिंग की थी वो ग्रीगर मेंडल ने की थी, यही इनके जनक हैं, इनके पिता हैं, किसके, हमारे जेनेटिक्स के। अगर जेनेटिक्स आज ऑब्जर्वेंस में है, उसका कुछ एग्जिस्टेंस है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल। ओके, साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। तो बेटा आपको हेरिडिटी समझ में आया है, ठीक है। तो क्या होते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो चलो अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ठीक है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं और हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स जैसे हैं, बट एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं है, एग्जैक्ट कॉपीज क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल आएगा बेटा, डेफिनेटली आएगा कि हम सिमिलर तो हैं हमारे पेरेंट्स से, we are similar to our parents but not the exact copy of our parents। why? कि हम हमारे पेरेंट्स की जैसे तो हैं बट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था। तो बेटा देखो उसके लिए क्या है, वो कंसेप्ट भी आप समझ लो। देखो हमारी पूरी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात कर रही हूँ, एक ह्यूमन बॉडी में 46 टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, 23 पेयर बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 23 इंटू 2 कितना बनेगा, 3 to the 6 2 to the 4, तो 46 हो गए। तो हम ये भी बोल सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
बात है, चाहे तो 23 पेयर्स बोलो और चाहे 46 नंबर बोलो, ध्यान रखना 46 नंबर और 23 पेयर्स, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या होता है बेटा कि जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स से मेरा मतलब क्या है 44 क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो 22 पेयर्स हैं इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम्स को। हमारे क्रोमोसोम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो ऑटोसोम्स हैं इसमें हमारे 22 पेयर्स आएंगे, नोट नंबर 23 पेयर्स और दैट इज 44 नंबर। और अगर बात करती हूँ यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में 1 पेयर 2 नंबर, 2 मिलकर एक पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयरिंग हमेशा किसकी होती है, 2 चीजों की तो पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो वो देख लीजिए क्या होता है। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम है जो हमारी पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। These are those chromosomes which decide the phenotype of an organism. Complete phenotype of an organism decided by the autosomes, okay. And the gender of an organism decided by the sex chromosome. Either it is male or it become a female. कि होने वाला बेबी है जो ऑफस्प्रिंग है वो गर्ल होगा या बॉय होगा, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है, सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। और पूरी बॉडी, हमारी बॉडी कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो किस पर डिपेंड करता है, ऑटोसोम्स पे डिपेंड करते हैं। अगर 2 भाई बहन हैं, ठीक है, एक ब्रदर और एक सिस्टर है, तो दोनों ब्रदर और सिस्टर में 22 पेयर जो है वो सेम रहेंगे, 22 पेयर जो है वो सेम रहेंगे। लेकिन जो 23rd पेयर है वो डिफरेंट रहेगा। वो फीमेल में क्या रहेगा XX और मेल में क्या रहेगा XY, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी है, वो जो मेल बना है वो मेल किसकी वजह से बना है, वो मेल बना है Y क्रोमोसोम की वजह से, क्योंकि उसमें X क्रोमोसोम ना आकर उसमें Y क्रोमोसोम आया हुआ है, ओके। X क्रोमोसोम ना आकर उसमें क्या आया हुआ है, Y क्रोमोसोम। सो बेटा जो मेल फीमेल से अलग होती है, जो फीमेल मेल से अलग होता है वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों क्रोमोसोम की वजह से होता है। अगर किसी में क्या हुआ 22 ऑटोसोम्स आए प्लस एक X आ गया, दूसरा भी X आ गया, तो वो तो बन गई फीमेल। और अगर किसी में क्या हुआ 22 प्लस X और Y आ गए, तो वो क्या बन गया, मेल बन गया है, ठीक है। तो समझ में आया कि मेल्स और फीमेल्स में किसके बेस पे डिफरेंशिएशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम्स। इसकी बेस पे दोनों में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो अब खैर मेरी बात आ रही थी कि हम पेरेंट्स जैसे क्यों नहीं होते, तो चलो देखो क्या हुआ। अब हमारे जो फादर होते हैं वो मेल होते हैं, तो डेफिनेटली उनमें क्या क्रोमोसोम आएंगे XY। हमारी मदर में क्या होंगे XX। तो देखो बेटा उससे पहले एक चीज और, हमारे पास मैंने कितने बताए हैं 46 नंबर और 23 पेयर। हमारी पूरी बॉडी में हर सेल में सेम होता है, जितनी भी सेल्स हैं सब में सेम ही पैटर्न चलता है, बट एक्सेप्शन है 2 सेल का, फीमेल्स में अवम और मेल्स में स्पर्म। जो क्या होती है, फीमेल्स में अवम होती है और मेल्स में स्पर्म होती है। इसमें होता क्या एक्चुअल में, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कहा 23 पेयर्स, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें 23 नंबर्स होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और एक्चुअली इसमें भी क्या होता है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। 23 पेयर्स ना होके 23 नंबर है। डिफरेंस को ध्यान से देखना, दिस वन इज द नंबर एंड दिस वन इज द पेयर। तो यहाँ पे 23 पेयर है, सॉरी 23 नंबर है, यहाँ पे 23 नंबर है। हमें पता है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब अवम की न्यूक्लियस स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाती है। तो मीनवाइल यहाँ पे फ्यूजन हुआ न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए पे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जीन होते हैं। तो इसके क्रोमोसोम और इसके क्रोमोसोम में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ है। क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो अब दोनों 23 नंबर थे, 23 नंबर दोनों ने मिलकर क्या बना लिए, 46 नंबर्स बना लिए अब। तो इसलिए हम फीमेल बिल्कुल हमारे पेरेंट जैसे नहीं होते। पेरेंट ऐसे कब हो सकते थे हम, कि या तो 46 के 46 अवम से आए, या 46 बिल्कुल स्पर्म से आए, ठीक है। बिल्कुल कॉपी हो जाए कि भाई 46 यहाँ पे है और ये 46 एल्केन ऑफस्प्रिंग में आ गए, या फिर ये हो जाए कि यहाँ पे 46 थे और एल्केन के 46 आ गए, तो वो जो ऑफस्प्रिंग था अपने फादर जैसा हो गया, यहाँ पे वो मदर जैसी हो गई। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना,
यहाँ पे हमारे में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन्स होती है, और इंटरमिक्सिंग होने की वजह से हमें वो कैरेक्टर्स आते तो हैं लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हमारे पेरेंट्स की नहीं होते। ठीक है, तो अभी आप पूछोगे मैम यहाँ पे ऐसे क्यों है, यहाँ पे 23 नंबर और यहाँ पे 23 नंबर क्यों है, 23 पेयर और 23 पेयर क्यों नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देखते हैं। अगर यहाँ पे 23 नंबर ना होके 23 पेयर हो जाए, 23 नंबर ना होके क्या हो जाए बेटा, 23 पेयर्स हो जाए, तो कितना होगा 23 प्लस 23, यहाँ पे 46 नंबर की जगह 46 पेयर्स हो जाएंगे, और ये एबनॉर्मल कंडीशन है। इतना तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे में 46 नंबर पाए जाते हैं, 46 पेयर नहीं। 46 पेयर्स का मतलब क्या है, आपको पता है 46 पेयर्स का मतलब क्या है, कि आप में क्रोमोसोम कितने पाए जा रहे हैं, नंबर। अगर 46 पेयर्स हैं तो इस नंबर्स कितने होंगे, नंबर जस्ट डबल होंगे इसके, कितने होंगे 46 इंटू 2, 6 टू 12, 8 92, दैट्स मीन आप में 92 क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट्स रियली इम्पॉसिबल, इट इज रियली हाईली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हमारे पेरेंट्स की क्यों नहीं होते, ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन्स। क्लियर है, तो ये हमारा टॉपिक था जिससे रिलेटेड हेरिडिटी। इसके बाद हमारे टॉपिक आएगा बेटा वेरिएशंस। वेरिएशन के बाद हमें हमारे जेनेटिक्स पे आ जाएंगे, जिसका मैंने आपको बता दिया है कि होती क्या है जेनेटिक्स, इसको डिस्कवर किसने किया है। नाउ द टॉपिक वुड बी वेरिएशंस। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस वीक में, इस टर्न में ही आपका ये चैप्टर क्या कर दूं बेटा, खत्म कर दूं। ओके, तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, दैट वुड बी वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब इंग्लिश में डिफरेंसेस, दैट इज विभिन्नताएं। ओके, तो ये हमारे किसमें होता है, वेरिएशंस में होता है। ये सपोज करो बेटा, एक टाइम वो था हमारे अर्थ पे जब लाइफ शुरू हुई थी, स्टार्टिंग लाइफ की थी, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जैसे कोई धधकता हुआ आग का गोला। अभी तो सनलाइट हमारे पास फिल्टर होके आती है, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सूरज की सीधी रोशनी, सीधी किरणें अर्थ पे आती थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे, ज्वालामुखी फटते रहते थे जो, और जब ज्वालामुखी फटेंगे तो जो टेम्परेचर है डेफिनेटली वो राइज अप करेगा ही करेगा। तो इस तरह का एटमोसफेयर था, लेकिन उस टाइम पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना, मेरा मतलब क्या है, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आई मीन टू से द बैक्टीरिया, द माइक्रोब्स, नॉट द ह्यूमन बीइंग। इतने हाई टेम्परेचर पे ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ये सब। तो एक टाइम क्या था कि उस टाइम पे भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे थे, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस था, 500 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस जब अर्थ का टेम्परेचर था, तब भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे। और आज है कि अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो ऑर्गेनिज्म लाइव हो जाता है। इतना वेरिएशंस कैसे आया, इतना वेरिएशंस कैसे आया, तो हमें यही पढ़ना है। तो इसको मैं हमारी डेली लाइफ से के एग्जाम्पल से लेके चलती हूँ, इनमें मेरी बैक्टीरिया समझ में ना आए तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जनरेशन है, ठीक है, ये जनरेशन है, इसकी क्वालिटी क्या है, इनके जो ये जनरेशन है, कोई बहुत पुरानी जनरेशन है, हमारी फैमिली के ले लो, किसी भी फैमिली के ले लो, ये लोग कैसे थे, बिल्कुल डार्क, इनका जो बॉडी कलर था वैसा था बिल्कुल ब्लैक। ठीक है, कैसे थे, ब्लैक कलर विद ब्लैक आईज, with black eyes, black hair, black short hair, ठीक है, short hair। तो ये इनकी पहचान थी इस तरह की। फिर जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, इनके बच्चे हुए, तो उनकी मतलब न्यू जनरेशन आई, तो उसमें क्या हुआ, हल्का सा बॉडी का कलर था वो थोड़ा सा हो गया, जैसे ग्रेनिश, जैसे व्हीटिश, जैसे गेहूं का रंग होता है ना, थोड़ा सा साफ हो गया, ज़्यादा नहीं, बस बहुत मामूली सा। तो लाइट ब्लैक इनका बॉडी का कलर हो गया, टाइम के साथ साथ लाइट ब्लैक कलर हो गया। जो आइज थी वो लाइट ब्लैक, जेड, ये जेड ब्लैक है, जेड ब्लैक ना होके वो लाइट ब्लैक, ब्लैकिश, तो आपको ब्लैकिश बोल लो।
ब्लैकिश, ठीक है। हेयर्स सेम चलते रहे, हेयर्स में कोई चेंजेस नहीं आए। अभी चेंज आया कैसे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि पेरेंट्स की क्या हुई, इंटरमिक्सिंग हुई, कुछ इंटरमिक्सिंग हुई, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से मौसम बदलता रहता है। जैसे कि जो पहले लोग होते थे उनके जो बाल थे वो बिल्कुल काले लंबे होते थे, आजकल बड़े जो बाल होते हैं वो छोटी उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो कुछ चेंजेस आए, कुछ इंटरनल चेंजेस आए, कुछ एक्सटर्नल चेंजेस आए मौसम की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। फिर ऐसे ही जो इनकी थर्ड जनरेशन आई, जो इनकी थर्ड जनरेशन आई, मीनवाइल इनकी तीसरी पीढ़ी आई, इसमें क्या हुआ थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब तीसरी पीढ़ी आ गई, ऐसी तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, कुछ इंटरनल चेंजेस हुए जो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैमेट्स की वजह से आए थे, और कुछ एक्सटर्नल चेंजेस हुए। अब इसमें क्या हुआ, जो इनका बॉडी कलर था वो कैसा हो गया, ब्रिटिश, गेहूं के जैसा। और अगर मैं ऐसी बात करती हूँ, आइज में कोई चेंजेस नहीं हुए, आइज कैसी रह गई, ब्लैकिश रह गई, ठीक है। उसके बाद जो हेयर्स थे समवॉट लॉन्ग, नॉट सो लॉन्ग बट समवॉट, ठीक है। और जो हेयर का कलर था वो लाइट ब्लैक हो गया, बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर नहीं रहा। तो ये हमारी थी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। ऐसे ही सदियां बीतती गई, टाइम चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि रिप्रोडक्शन होते होते, फर्टिलाइजेशन होते होते हम पढ़ते पढ़ते कौन सी पीढ़ी पे पहुंच गए, 500 जनरेशन पे पहुंच गए। अब 500 जनरेशन पे भी कभी ना कुछ हुआ ही होगा डेफिनेटली, कंटिन्यू एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस आए होंगे। तो अब क्या होगा, इस जनरेशन में क्या हुआ, इसके जो कैरेक्टर्स थे, ये कैरेक्टर्स पहले जो ये पीपल्स थे जो ऑफ स्प्रिंग बने जनरेशन के, उनके कैरेक्टर्स क्या रहे, वाइट कलर, वेरी लॉन्ग हेयर, वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर्स, ब्लू आईज, ठीक है। कुछ ये चेंजेस रहे। तो अब अगर कोई आपसे पूछे बीच में से आपको ये नहीं पता, ठीक है, तो अब जो फिलहाल जो पीढ़ी एग्जिस्ट कर रही है, जो जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है, वो ये है, वो ये वाली जनरेशन है। और ये तो मतलब पेडिग्री पढ़ रहे थे, फैमिली का बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। अब आपको नहीं पता कि ये एक ही फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है। अब कोई आपको बोले कि भाई एक ये वाली पीढ़ी है हमारे पास, ये इसके कैरेक्टर्स हैं, और एक पीढ़ी हमारे पास ये है, इसके कैरेक्टर्स हमारे पास ये हैं, तो तुम जरा मुझे बता दो कि ये एक ही घर के लोग हैं या अलग घर के लोग हैं, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं अलग फैमिली से। तो आप क्या कहोगे, डेफिनेटली नो, ये फैमिली से हो ही नहीं सकते। ये तो जो अनुवांशिकता चलती आ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटी चलती आ रही है, ये तो क्या होता है कि भाई इस घर में सब ब्लैक ही होंगे, यही तो बोलोगे। बट नहीं, टाइम के साथ साथ वेरिएशंस आती हैं, हर जनरेशन में वेरिएशंस आती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक वेरिएशन, कि समय के साथ साथ बदलाव आते हैं, और जो उस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेता है वही सर्वाइव करता है, जो उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता वो डाई हो जाता है। अगर इन्वायरमेंट की डिमांड है कि आपकी बॉडी का कलर को चेंज होना है, तो आपकी बॉडी के कलर को चेंज डेफिनेटली होना होगा। अगर वो चेंज नहीं हो पाया तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। और अगर हमने साइड इफेक्ट्स को फेस नहीं किया तो अल्टीमेटली वी डाई, ठीक है। तो ये होता है वेरिएशंस, क्लियर है वेरिएशंस। यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेना। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जेनेटिक्स स्टार्ट करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, जेनेटिक्स। आप लोगों से सैम्पल पेपर आ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। जितना मैंने सैम्पल पेपर पढ़ा है बहुत ईजी क्वेश्चन है, जितना मैंने करा दिया। नेचुरल रिसोर्सेज की पहली वीडियोस देख लेना, अगर उसके बाद कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे बताना। कोई अगर किसी ने नेचुरल रिसोर्स की वीडियो सारी देख ली हैं, ठीक है, और बहुत ध्यान से देखिए, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन स्किप कर जाए। सेम ऐसे ही हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, लेकिन आप उसको कर पाओगे नहीं, उस वैरायटी में अभी नहीं लेती, क्योंकि आज ही मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो एनी टाइम एनी वेयर यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके माय डियर स्टूडेंट। सो आप उसके नोट्स बनाइए, नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए थे काफ़ी पहले ही, मैं एक बार और नोट्स सेंड कर दूंगी आप लोगों को। आप लोगों के प्री बोर्ड भी होंगे, ठीक है, तो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, उस हिसाब से पढ़िए। तो तब तक के लिए हम जो हमने पढ़ाया है हम इस पर ही फोकस करेंगे, आप भी और मैं भी, कि कुछ हमारा कंसेप्ट रह न जाए। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे जेनेटिक्स क्लासेज स्टार्ट करेंगे, एंड आई रियली होप सो विद इन 2 क्लासेज आई वुड कंप्लीटेड दिस चैप्टर, बिकॉज इस चैप्टर का हाफ पोर्शन तो ऑलरेडी कट है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना। आज की क्लास को हम यहीं पे ही खत्म करते हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।